Man stands face to face with the irrational. He feels within him his longing for happiness and for reason. The absurd is born of this confrontation between the human need and unreasonable silence of the world. I am interested only in nonsense, only in that which makes no practical sense. I am interested in life only in its absurd manifestation. Assalamu alaikum everyone. These quotations are obviously indicating the topic we are going to discuss today. Yes, it is all important topic of absurdism that is having natural connection and alliance with my previous lecture on existentialism. So let's try to understand what is absurdism or absurdist fiction. Absurdist fiction is a genre of literature that uses non-chronological storytelling, surrealism, and dark comedy to explore themes like existentialism and the human condition or the human plight. The absurd in literature often follows main characters who feel purposeless or have developed a disillusionment with their lives or religion or society or their own existence. The absurdism rose during the period of world wars. ये इम्पॉर्टेंट नुक्ता है, आपने खुद भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि ये तमाम जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हैं इनका एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ और कनेक्शन बनता है वर्ल्ड वार के साथ. एब्सर्डिज़म है, एग्जिस्टेंशियलिज़म है, एनाइलिज़म है. और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि मोस्टली ये जितनी भी मूवमेंट्स हैं इनका जो सेंटर है, इनका जो इनफैक्ट एपिसेंटर है वो फ्रांस है. मोस्टली ये जितने भी राइटर्स हैं, फ़िलासफ़र्स हैं, ये किसी ना किसी तरह से अपने कनेक्शन को डेवलप करते हैं पेरिस के साथ. So these world wars had shaken the whole world. The mass killings of the millions of the people made the writers of the age believe that world is meaningless, useless, and life itself is difficult to live. इसमें इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें तो जंग क्यों लड़ी जाती है, चूँकि अब्सर्डिज़म का वर्ल्ड वार के साथ एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है और वर्ल्ड वार्स ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर ट्रेजिक इवेंट्स के तौर के ऊपर लिया जाता है कि जिसने ओवरऑल वर्ल्ड जियोग्राफी को, ह्यूमन स्टाइल ऑफ लिविंग को, ह्यूमन स्टाइल ऑफ थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया था. तो थोड़ा सा हम वार से कनेक्टेड जो है वो बात करते हैं कि जंग बुनियादी तौर के ऊपर क्या है, क्यों लड़ी जाती है. यकीनी तौर के ऊपर जंग लड़ी जाती है किसी न किसी चीज़ को अचीव करने के लिए. सर्टन माइंड्स, सर्टन नेशंस, certain groups of nation or certain group of people, they want to indulge in war to achieve something for themselves. लेकिन उस चीज़ को अचीव करने के लिए उन्हें किसी ना किसी टूल की, किसी ना किसी मीन की ज़रूरत होती है. वो जंग को एक मीन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. बट आयरॉनिकली देयर ब्रूटैलिटी, देयर रुथलेसनेस, their criminal mind, all these things are actually working against humanity. तो जंग में बुनियादी तौर के ऊपर सोसाइटी, मुआशरा, अफराद दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाता है. एक वो ग्रुप होता है जो कि बड़े माइनर लेवल के ऊपर होता है लेकिन रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, जिसको आप वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं. उनके अपने कुछ मकासद होते हैं, उन मकासद को अचीव करने के लिए वो जंग के अंदर इंडल्ज हो जाते हैं. जबकि दूसरी तरफ एक ऐसा तबका होता है जो तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन रिसोर्सेज पर उनका कंट्रोल ना होने के बराबर होता है और वो हमेशा रिसीविंग एंड पर रहते हैं. जंग के अंदर उनको इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं ह्यूमन वेपन के तौर के ऊपर. मारे भी वो जाते हैं, प्रॉपर्टी को भी वो लूज़ करते हैं, अपनी फैमिलीज़ को भी वो लूज़ करते हैं. अल्टीमेटली डिसइल्यूजन भी वो हो जाते हैं, अल्टीमेटली एब्सर्डिज़म के विक्टिम भी वो बनते हैं और फाइनली अचीव भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं.
So they are fighting, they are losing their lives, they are losing their property and family just for the sake of some other people वो जो vested interest हैं, जो इस वार को ट्रिगर करते हैं फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, तो जंग के अंदर दुनिया को आप हैव्स और हैव नॉट्स के अंदर तकसीम करते हैं। एक वो ग्रुप है जिसमें मैंने कहा कि वो बिल्कुल एक माइनर स्केल के ऊपर होता है, लेकिन चूंकि वो रिसोर्स को कंट्रोल करता है, वो वर्ल्ड नैरेटिव को कंट्रोल करता है, वो मीडिया को कंट्रोल करता है, वो नैरेटिव बिल्ड करता है, वो मुआशरों को, कौमों को, अफराद को जंग के अंदर धकेल देता है, वो पॉलिसी मेकर होता है। जबकि दूसरी तरफ जो है वो जिनको जंग में धकेला जाता है, जो लड़ते हैं, जो मरते हैं, जो अपनी फैमिलीज़ को, प्रॉपर्टी को लूज़ करते हैं, जो रिसीविंग एंड पर होते हैं, हमेशा इस जंग की सूरत में वही तबका जो तादाद में बहुत ज़्यादा है लेकिन वसाइल पे कंट्रोल नहीं रखते, दे बिकम द विक्टिम ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, दे बिकम द विक्टिम ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस, दे बिकम कन्फ्यूज्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। चलिए, पॉलिटिक्स से हट के अगर हम लिटरेचर स्पेसिफिक होकर बात करें तो हम एक टर्म सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ओके, नाउ व्हाट इज़ थिएटर ऑफ एब्सर्ड? ये एक टर्म थी जो कि एक प्ले राइट थे मार्टिन एस्निन, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया और इस टर्म को हम अप्लाई करते हैं उन तमाम नावल्स के ऊपर, शॉर्ट स्टोरीज़ के ऊपर, फिल्म्स के ऊपर, उन प्लेस के ऊपर कि जिनको 1950s में जो एब्सर्डिस्ट मूवमेंट थी उसके दौरान लिखा गया, और ये प्लेस, फिल्म, स्टोरीज़, ये तमाम के तमाम जो जॉनर ऑफ लिटरेचर थे ये पॉपुलर हुए। इनफैक्ट मैनी ऑफ देम वर लेबल्ड एज एंटी प्लेस। इन एन अटेम्प्ट टू क्लैरिफाई एंड डिफाइन दिस रेडिकल मूवमेंट, मार्टिन एस्टन coined the term the theater of absurd in his book with the same name, Anti-Place. It was written in 1960. इसके अलावा बहुत से एसेज भी लिखे गए इस टॉपिक के हवाले से, एब्सर्डिज्म के ऊपर, एग्जिस्टेंशलिज्म के ऊपर। कल के लेक्चर में जब हम एग्जिस्टेंशलिज्म को डिस्कस कर रहे थे तो हमने फ्रेंच राइटर यान पॉल सार्त्र के मुतल्लिक बात की, उसके प्लेस के मुतल्लिक बात की, नो एग्जिट को डिस्कस किया हमने। उसने कैसे लिखा है, एग्जिस्टेंशलिज्म इज़ ए ह्यूमनिज्म, जिसके अंदर उसने एब्सर्डिज्म को भी डिस्कस किया है। फिर अल्बर्ट काम्यू है, उसने जो मिथ ऑफ सिसिफस लिखी, ठीक है, और उसने अपनी फ़िलासफ़ी को, अपनी आउटलाइन को हाईलाइट किया अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, अबाउट एग्जिस्टेंशलिज्म, अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और अबाउट द डिनाइल ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट एसेस के अंदर, प्लेस के अंदर, शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर, फिल्म्स के अंदर इन चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश की है। अच्छा, ये जो एक नया जॉनर लिटरेचर में डेवलप हुआ ये शॉकिंग था फॉर मैनी सेज माइंड पीपल। उसकी रीज़न ये थी कि ये इस कदर सरप्राइजिंग थे, इस कदर शॉकिंग थे कि इस तरह के प्लेस जो आइडियंस थी, जो रेगुलर आइडियंस थी एटलीस्ट, या लिटरेचर के साथ जिनका डायरेक्ट एक ताल्लुक़ होता था, दे हैव नेवर सीन सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स। और ये जो क्रिएटिविटी का पीरियड है इनका, ये 1940 से 1960 के दरमियान ये मेन पीरियड ऑफ एक्टिविटी है जिसके अंदर इन प्लेस को लिखा गया, स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया गया। और ये प्ले जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, जो कि इलॉजिकल है, जो कि मीनिंगलेस है, ये इस टॉपिक को हाईलाइट करते। एंड द आइडिया वाज अ रिएक्शन टू द कोलैप्स ऑफ मॉरल, कि दुनिया के अंदर ओवरऑल जो मोरालिटी है उसका डिक्लाइन हुआ है, कोलैप्स ऑफ मोरालिटी है, कोलैप्स ऑफ मीनिंग है। और इस सारी मोरालिटी का जो कोलैप्स हुआ है, या जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं उनका जो कोलैप्स हुआ है, या जो एक पॉलिटिकल ऑर्डर है वो किस तरह से डिसऑर्डर में चेंज हुआ है, या जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह से चैलेंज हुए हैं, स्पेशली 20th सेंचुरी के अंदर, मिड 20th सेंचुरी के अंदर। तो इसका कनेक्शन डेवलप होता है फाइनली जाके वर्ल्ड वार के साथ, क्योंकि 1910 से 1945 और 1950 तक ये जो 4 डेकेड्स हैं
ये बहुत अनसर्टन डेकेड्स माने जाते हैं, और इन्हीं डेकेड्स के अंदर विद अ सर्टन गैप हम वर्ल्ड वार्स जो हैं उनको हम देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, उसको हम सेटल करते चलें कि जो यंग लर्नर है, जो बिगनर है, जो न्यू लर्नर है, अगर उसने एब्सर्डिज्म को अंडरस्टैंड करना है तो वो बगैर अपने आप को किसी फ़िलासफ़ी में इंडल्ज किए हुए सिंपल वर्ड्स में किस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो एक बॉटम लाइन इसकी इस तरह से बनेगी कि एब्सर्डिज्म बेसिकली एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट इन द माइंड ऑफ द पीपल। अच्छा, ये कॉन्फ्लिक्ट डेवलप कैसे करती है? ये कॉन्फ्लिक्ट दो अपोजिंग फोर्सेस के दरमियान जो क्लैश है, ये उसकी बेस के ऊपर डेवलप करती है। क्लैश किन फोर्सेस के दरमियान है? एक तरफ ये सोच है कि इंसान की ज़िंदगी की इनहेरेंट वैल्यू क्या है, उसकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, उसकी ज़िंदगी का मीनिंग क्या है। और दूसरी तरफ क्या चीज़ है कि जब इंसान इस सवाल का जवाब ढूंढने में नाकाम हो जाता है, व्हेन ही इज़ हैविंग कंप्लीट इनएबिलिटी टू फाइंड एनी आंसर रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो एक तरफ इस क्वेश्चन का पैदा होना अबाउट द मीनिंग्स ऑफ लाइफ, और दूसरी तरफ ह्यूमन माइंड की जो इनकैपेसिटी है टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये जो क्लैश है ये बेसिकली एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड को डेवलप करता है जिसको आप कहते हैं एब्सर्डिटी। और इन अदर वर्ड्स, एब्सर्डिज्म रेफर्स टू ह्यूमन स्ट्रगल टू फाइंड द मीनिंग्स इन हिज लाइफ एंड हिज इनएबिलिटी एंड हिज इनकैपेसिटी टू फाइंड इट ड्यू टू ह्यूमनली लिमिटेड कॉन्स्ट्रेंट्स। कल भी एग्जिस्टेंशियलिज्म के हवाले से ये बात की थी दैट इफ़ वी वांट टू फाइंड or check the existence of God, so we can't do it just because of this fact, because we are having limited wisdom, and man with his limited wisdom, he cannot find an answer of this larger question. तो ये चीज़ तो क्लैरिफाई होगी कि इंसान जो है, स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड वार्स, he is very much he's the victim of प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंस, और ही इज़ द विक्टिम ऑफ एब्सर्डिज्म। अब इसका सोल्यूशन क्या है? द प्रॉब्लम इज़ देयर, नो व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉब्लम्स भी इंसान के लिए होती हैं, उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी इंसान ही फाइंड आउट करता है। इसी तरह से सिलसिला जो है वो चलता आ रहा है अब तक। ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, जो कि फ़िलोसॉफिकल प्रॉब्लम है और जिसका एज सच कोई ऑब्वियस आंसर भी नहीं है, तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? इस हवाले से एक डेनिश फ़िलासफ़र, कल इसका जिक्र हुआ, काफ़ी ज़्यादा जिक्र हुआ इसका, सोरेन कियरकेगार्ड, और दूसरा फ्रेंच अल्जेरियन राइटर है अल्बर्ट काम्यू। इन दोनों ने इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की है, वन वे और द अदर, लेकिन ये भी आंसर नहीं है। ये एक वे है हाउ टू एडजस्ट योर सेल्फ। mean they are also badly failed to answer this question that what is the solution. तो solution तो as such हमें नहीं मिला, लेकिन हाँ सजेशन हमें इस हवाले से ज़रूर मिली है कि आप इस तरह की कंडीशन में खुद को एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। तो कियरकेगार्ड एक जो है उसका पढ़ें द सिकनेस अन टू डेथ या मिथ ऑफ सिसिफस को आप स्टडी करते हैं काम्यू के, तो हमें 3 तरह के सॉल्यूशन इस हवाले से मिलते हैं। आप सॉल्यूशन कह लें, मैं इसके लिए सजेशन का वर्ड यूज़ करता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हमें इस कंडीशन में एक अपना पर्सनल मीनिंग फ्रेमवर्क जो है उसको डेवलप करना चाहिए, एक मॉरल कोड डेवलप करना चाहिए, एक कोड ऑफ एथिक्स को डेवलप कर लेना चाहिए खुद से। अच्छा, वो जो कोड ऑफ एथिक है आप उसको रिलीजन के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि जो यूनिवर्स है इट इज़ बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ दिस यूनिवर्स। सो इट्स बेटर कि आप कोई ना कोई मॉरल ऑर्डर जो है उसको आप अडॉप्ट करें और अपने आप को जिस तरह की सिचुएशन चल रही है उसमें आप खुद को एडजस्ट कर लें, दैट्स इट। दूसरा इसका जो सोल्यूशन है दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड ऑफ कोर्स, इट्स अ वेरी डेंजरस सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन, दैट इज़ सुइसाइड। That if life is meaningless, it is boring, it is painful, it is full of regrets, it is full of psychological traumas, it is full of war, fever, misery, fret. So why not to end
such type of life. So what Comyu believe that suicide is the only way to observe death. ठीक है, तो ये एक बड़ा खौफनाक सा सोल्यूशन है और ऐसा एक्चुअली हुआ है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार्स. अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे लोग थे जो सर्वाइव कर गए वर्ल्ड वार के दौरान, लेकिन when they became the victim of isolation, seclusion, because they have lost everything, they were all alone in this world. So a great number of people, they committed suicide. तीसरा सोल्यूशन इस हवाले से क्या हो सकता है, और ये एक बहुत आप समझ सकते हैं कि एक कॉवर्डली सोल्यूशन है, दैट इज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑब्जर्व्ड. कि आप सबसे पहले इस चीज़ को एडमिट कर लें दैट देयर इज़ नो मॉरल ऑर्डर एंड लाइफ इज़ फुल ऑफ एब्सर्डिटी. सो जैसा चल रहा है इसको चलने दिया जाए, और किसी ना किसी तरह से जो भी आपने अपना कोई मॉरल ऑर्डर या अपना कोड ऑफ एथिक डेवलप किया है, जस्ट ट्राई टू लिव अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ दैट मॉरल ऑर्डर. ठीक है, तो जो अब्सर्डिस्ट ड्रामाटिस्ट हैं बेसिकली ये इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं. जो जो मीनिंगलेसनेस है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के हवाले से हमें कोई बहुत पॉजिटिव आंसर एज सच नहीं मिल पाता. लेकिन ठीक है, आप मिथ ऑफ सिसिफस को पढ़ें और आप इमेजिन कर लें दैट सिसिफस वाज हैप्पी विद द स्ट्रगल ऑफ हिज लाइफ. ही वाज हैप्पी बिकॉज ही हैज़ एक्सेप्टेड his punishment, he has accepted his situation, and now this punishment, now this situation has become his habit, and since he is bound to perform this task, this punishment on daily basis, so why not to do it happily. तो जो सोल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं वो ये है, ओके फाइन, लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, फुल ऑफ एब्सर्डिटीज, सो व्हाई नॉट टू एक्सेप्ट दिस एब्सर्डिटी. सिंस देयर इज नो आंसर ऑफ इट, सो लेट्स एक्सेप्ट दिस थिंग. सो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर हमें एब्सर्डिज्म के हवाले से आंसर नहीं मिलता, सजेशन मिलती हैं, रिकमेंडेशंस मिलती हैं जो कि बेसिकली नेगेटिव कॉनोटेशंस के साथ हैं, लेकिन इसका आंसर आपको फिलॉसफी के अंदर नहीं मिलता, स्पिरिचुअलिटी के अंदर मिलता है. If life is meaningless, then you need to designate meaning to life. How we can give meaning to our life? Live for other people. Do not try to live for yourself. What I personally feel कि जब आप अपने सेल्फ की निगेशन करते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी की निगेशन करते हैं, और आप ये चीज़ डिसाइड कर लेते हैं, ओके फाइन, इफ़ आई एम स्ट्रगलिंग, द रेस्ट ऑफ द पीपल आर आल्सो स्ट्रगलिंग. If I am in a state of plight, the other people are also in a state of plight. So how I can help them? So just move forward, try to help other people who are struggling, who are in a state of misery. So if you try to help them, you will get a type of happiness, a spiritual happiness. By doing so, you can create a type of meaning for your life. Yes, I have negated myself. I have negated my desires. And I have given meaning to my life. How I have given meanings to my life? That I want to live for other people. I want to help them. My misery is not all that great a misery. But rest of the people, their problems are deeper problem as compared to my problem. So let's try to move forward. So you can't blame God all the time for your problems. Yes, man is having the potential to control these problems. So why not to help each other? कि जैसे वो टॉमस हार्डी ने कहा था कि जब कोई नेचुरल कैलेमिटी इंसान को हिट करती है तो ये चीज़ मुझे इतना अफसोस नहीं देती, मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं देती, मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन जब कोई इंसान किसी इंसान के ऊपर जुल्म करता है, इट गिव्स मी अ ग्रेट डील ऑफ पेन. सो मैन मस्ट बिकम द फ्रेंड ऑफ मैन. मैन इज़ द ग्रेटेस्ट मेडिसिन फॉर मैन. So just try to move forward and try to help other people.
ठीक है, तो फिलॉसफी जो है वो आपको इन सवालों के जवाब नहीं दे सकती है। साइंस जो है वो चूँकि रीज़न की बेस पे चलती है, लॉजिक की बेस पे चलती है, और जो एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस होते हैं, साइंस उनको निगेट कर देती है। सो यू कांट फाइंड आंसर इन साइंस, इन लॉजिक, neither you can find answer in philosophy. So if there is any answer other than suggestions given by these absurdists, so that is always in spirituality. अच्छा, कल के लेक्चर में हमने एक डिफरेंस को अंडरस्टैंड किया था एग्जिस्टेंशियलिज्म के हवाले से और नाइलिज्म के हवाले से। तो ये चूँकि तीनों एक ट्रायंगल को डेवलप करते हैं, एब्सर्डिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड नाइलिज्म, दे आर वेरी मच इंटरकनेक्टेड. So you can't understand the other without having the proper understanding of all these different schools of thought. So let's try to understand a minor difference between these two philosophical movements. अच्छा, absurdism basically क्या है? That world is meaningless and one should accept as well as rebel against it. जो एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं वो इस बात पे बिलीव करते हैं दैट एक्चुअली देयर इज़ नो मीनिंग बट मैन इज हैविंग द कैपेसिटी टू गिव मीनिंग टू हिज लिविंग, टू हिज एग्जिस्टेंस. Nihilism is actually a complete destruction. It's a complete state of denial, and the nihilists hold that there is no meaning of life and creating a meaning is useless. Doing any effort to create meanings in life, that is useless. Okay, now let's move towards the next step of this lecture. What are the major characteristics of absurdism? अच्छा, एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है वो है irrational logic. The absurdists believe that world is without meaning. There is no rational or logical order in this world. Hence it is full of irrationality, guided by the superior being or God. The idea gained popularity when this German philosopher Friedrich Nietzsche presented the concept that God is dead, and if God is dead, so is the moral order of the world. और God is dead का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली ज़्यादा हाईलाइट हुआ आफ्टर अ सेकेंड वर्ल्ड वार के जब आप ये देखते हैं दैट द ह्यूमैनिटी इज स्ट्रगलिंग एंड सफरिंग, द पीपल आर बीइंग बुचर्ड by the powerful people and there is no spiritual help for the weaker people. So it means there is no God in heaven. And if there is no God in heaven, then who can help the human being? The human being who are struggling and suffering. तो नीट्शे इस चीज़ को इस अंदाज से आंसर करता है कि जो मैन मेड इंस्टीट्यूशंस हैं like the courts of law and so many other institutions created and made by the human beings, no God will come to run these institutions. God will not come in the court of law to do justice. So why not to make these institutions strong enough to replace the existence of God? कि दौरे जदीद के अंदर जो मैन मेड इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप उनको जस्टिस की बेस के ऊपर रन करते हैं और अगर आप उनको रिप्लेस कर लेते हैं विद द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, सो यू कैन क्रिएट ए न्यू मॉरल ऑर्डर इन दिस वर्ल्ड एज नो हेवनली हेल्प फॉर द स्ट्रगलिंग ह्यूमैनिटी. सो अंडर दीज कंडीशंस ओनली मैन कैन हेल्प मैन. अच्छा, नीट्शे का ये जो कॉन्सेप्ट था गॉड इज डेड, इसने वेस्ट में जो क्रिश्चियन चर्च था उसको हिला कर रख दिया. ये आप कह सकते हैं कि यूरोप की जो रिलीजियस फाउंडेशंस थी वो हिल गई इस कॉन्सेप्ट के बाद, और यूरोप ने अपने आप को सेकुलर फाउंडेशंस के ऊपर डेवलप किया है, अपने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया है. Now their institutions are responsive institutions. Their courts of law are doing justice. Their institutions are working for the goodness of the human beings.
ठीक है, फर्दर हम अगर मूव करते हैं डिस्कशन के अंदर, तो जो एब्सर्डिस्ट लिटरेचर होगा ये एज सच कोई इमीडिएट सेंस प्रोवाइड नहीं करेगा रीडर को, because it is always very difficult. You need to have a special taste to understand this type of literature. और अगर आपके अंदर एक लिटरेरी टेस्ट नहीं है, सो आपके लिए ये चीज़ें बहुत बोरिंग हो सकती हैं. दे कैन ब्लास्ट योर माइंड. ठीक है, ये लिटरेचर आउट ऑफ ऑर्डर होता है, सरियल हो सकता है, इनस्क्रूटेबल हो सकता है, हैपहैज़र्ड सीन्स इसके अंदर हो सकते हैं. मेजर टॉपिक्स, मेजर थीम, life, death, human plight, decline of moral good, clash between evil and goodness, human isolation, loneliness, existential problem, ये मेन चीज़ें हैं जिनको हम आम तौर के ऊपर डिस्कस करते हैं. ठीक है, ये ह्यूमन जो इनकैपेसिटी है कम्युनिकेशन के हवाले से, जो बैरियर ऑफ लैंग्वेज है, जो कि हम देखते हैं. एक बहुत फेमस प्ले लिखा सैमुअल बेकेट ने, आयरिश राइटर था, आयरिश बॉर्न फ्रेंच राइटर, वेटिंग फॉर गोडो. इट्स वेरी फेमस प्ले. हमने अपने एमए के कोर्स वर्क में इसको स्टडी किया था कभी. तो इसके अंदर वो जो बैरियर ऑफ लैंग्वेज है या जो क्लैप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उस कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया है. दैट लैंग्वेज इज हैविंग द इनकैपेसिटी टू कम्युनिकेट द ह्यूमन आइडियाज़, और हम बेहतर अंदाज से एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को मॉडर्न एज के अंदर, बिकॉज लैंग्वेज जो है उसकी इनकैपेसिटी है, और जो लैंग्वेज है इट इज़ बिकमिंग मीनिंगलेस एज वेल. एब्सर्डिस्ट लिटरेचर सैटिरिकल है. यस, देयर इज़ ए कॉमेडी, बट दैट इज़ सिक कॉमेडी, डार्क ह्यूमर, ये आपको नज़र आता है. ठीक है, वल्गर एलिमेंट्स नज़र आ सकते हैं, सोशल टेबूज पे बात हो सकती है. ठीक है, और वायलेंस है, डेथ है, ब्लडशेड है, मर्डर है, सेक्सुअलिटी है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है. ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं. एब्सर्ड मैनर के अंदर इनको प्रेजेंट किया जाता है, लुडिक्रस मैनर में इनको प्रेजेंट किया जाता है. इंस्टीट्यूशन को स्टायराइज किया जाएगा. ये किस्म का सोशल क्रिटिसिज्म भी हो सकता है इस तरह के जो प्लेस हैं. ठीक है, जो गवर्नमेंट्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, इनके जो डिसफंक्शंस हैं इनको स्टायराइज किया जा सकता है. फिर ऑफ कोर्स ऊपर हम स्टडी करके इस चीज़ को कि इसका नाइलिज्म के साथ एक कनेक्शन है, नेचुरल अलायंस है नाइलिज्म के साथ. ठीक है, तो ऑब्जर्वेड फिक्शन के अंदर आपको मीनिंगलेसनेस, collapse of morality, collapse of religion, nihilist human approach, ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी. प्लॉट एज सच नहीं होगा. टेक्निकली अगर आप इस ड्रामा को या इस फिक्शन को आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, सो देयर विल बी नो मोर प्लॉट. होगा भी तो दैट विल बी नॉन लीनियर. एज सच कोई नेचुरल प्लॉट डेवलपमेंट नहीं होगी, जैसे वो जॉर्ज एलियट वो टर्म यूज़ करती थी, ऑर्गेनिक प्लॉट. तो वो जो ऑर्गेनिक प्लॉट है, ठीक है, जो नेचुरली ग्रो करता है, जिसमें जो इवेंट्स होते हैं दे आर वेल कनेक्टेड, वो चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी, बल्कि आपको एक हैपहैज़र्ड प्लॉट नज़र आता है, आपको सीनिक प्लॉट नज़र आता है, और रैंडम सीन्स को आपस में एक बड़े अननेचुरल वे के अंदर जिस तरह से मिला दिया जाता है, ये चीज़ें आपको जो है वो नज़र आती हैं. बाकी एब्सर्डिज्म जो है ये ऑफ कोर्स एक रिएक्शन था रियलिज्म के अगेंस्ट भी. ठीक है, क्योंकि एब्सर्डिज्म जो है ये इनर स्टेट ऑफ माइंड की बात करता है, और जो इनर स्टेट ऑफ माइंड है वो आपकी जो आउटर या ऑब्जेक्टिव रियलिटी है वो उसको किसी भी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती है. बिकॉज वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन साइड द माइंड इट मे स्टैंड अगेंस्ट वॉट यू आर थिंकिंग अबाउट द आउटर वर्ल्ड. फिर फर्दर हम देखें तो डीवैल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, क्लैप्स ऑफ मीनिंग्स, लैंग्वेज की जो इनकैपेसिटी थी जो कम्युनिकेट मीनिंग्स, ये चीज़ हमें नज़र आती है. और अगर वर्ड्स हैं भी तो वो रिपीटेड वर्ड्स आएंगे, वर्ड्स को रीट्रेट किया जाएगा. और बड़ी एक ज़बरदस्त एग्जांपल इस हवाले से वेटिंग फॉर गोडो को अगर हम स्टडी करते हैं, तो अगर आप वो डायलॉग्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, यू विल फाइंड शॉर्ट क्रिस्प डायलॉग्स, बट मोस्टली दीज डायलॉग्स आर रिपीटेड. तो जो रेपिटेशन का एलिमेंट है वो इस चीज़ को बेसिकली इस प्ले में हाईलाइट करता है वेटिंग फॉर गोडो में, कि लैंग्वेज जो है ये एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के तौर के ऊपर अपना वेट लूज़ कर चुकी है. एंड यू कैन नॉट कम्युनिकेट
your modern ideas by using this traditional language, as it is not having any capacity to do it. कि इस लेक्चर को रैप अप करने की तरफ जाते हैं। लास्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि मेजर लिटरेरी वर्क्स जो कि आप कह सकते हैं कि मेन रिकग्निशन है एब्सर्डिस्ट लिटरेचर के हवाले से, वो कौन से हो सकते हैं। आप खुद भी इनको गूगल आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हिंट्स प्रोवाइड करता चलूँ। फ्रांज काफ्का ऑफ कोर्स, मेटामॉर्फोसिस है, कासल है, ट्रायल है, ठीक है। फिर वेटिंग फॉर गोडो का जिक्र भी हमने किया है। हैरोल्ड पिंटर का है केयर टेकर, उसकी आप बात कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जो हैं वो नावल्स माने जाते हैं अगर आप इनको देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एब्सर्डिज्म के हवाले से। फिर इसके अलावा जो है फर्दर हम मूव करें तो जोसेफ हेलर आ जाता है, कैच 22 इसका नावल है, फेमस नावल है, सेट्रिकल नावल है, ठीक है। इसी तरह से मज़ीद हम जो है वो देखें प्लेस को, तो प्लेग कामियो का, स्ट्रेंजर है कामियो का ही है, हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ एडवर्ड एल्बी, एल्बी का सैंडबॉक्स जो है इसको आप इस हवाले से देख सकते हैं। फिर इसी तरह से पिंटर केयर टेकर का जिक्र मैं कर चुका। बर्थडे पार्टी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नावल written by Harold Pinter. He is once again Irish born French writer. सो इनके अंदर मेजर थीम्स वही जिनका ऊपर हम जिक्र कर रहे हैं, एब्सर्डिटी है, लोनलीनेस है, कन्फ्लुएंस ऑफ पावर है, एलिजियंस है, इनोसेंस है, करप्शन है, ठीक है। तो ये मेजर टॉपिक्स थीम्स यूजली होते हैं जो इस तरह के प्लेस या नॉवेल्स के अंदर आप उनको डिस्कस करते हैं। ये हम स्टेप बाय स्टेप इन लेक्चर्स को हमने देखा है एग्जिस्टेंशियलिज्म के हवाले से, नाइलिज्म के हवाले से, एब्सर्डिज्म के हवाले से। होपफुली ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी आपके कोर्स वर्क के अंदर। ये मूवमेंट हमेशा से इम्पोर्टेंट मूवमेंट रहती हैं लिटरेचर में और सम टाइम कन्फ्यूजिंग भी होती हैं। सो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कन्वे माई आइडियाज़ इन अ वेरी सिंपल वे। होपफुली आप भी इन चीज़ों को जो है वो सर्च करेंगे और आपके जो क्वेश्चंस होंगे आप उनको ड्रॉप करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, और मज़ीद हमारी जो हेल्दी एकेडमिक डिस्कशन है वो स्टार्ट होगी। सो मीनवाइल इट इज़ अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड। सो स्टे ट्यून फॉर मोर लेक्चर्स। थैंक यू।